वर्तमान में सरकार की कोई कार्य योजना नहीं है। सामान्यतः सरकार बरसात शुरू होने के पहले ही इसकी कार्य योजना बना लेती है कि अगर कहीं सूखे के हालात हुए तो सरकार की ऑल्टरनेट योजना पहले से बनी हुई रहती है। क्योंकि मैं सिंचाई मंत्री भी रहा हूं और कृषि मंत्री भी रहा हूं, परंतु ये सरकार जो है जब प्यास लगती तब कुआं खोदती है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में, रायपुर संभाग में, दुर्ग संभाग में, बस्तर संभाग में सूखे की स्थिति बन गई है। और मुझे लगता है कि अगर अगस्त के आखिरी तक अच्छा पानी नहीं गिरा तो इन तीनों संभागों में अकाल की स्थिति और सूखे की स्थिति पड़ना स्वाभाविक है। परंतु सरकार के पास में, ना ही कृषि विभाग के पास में, ना ही सिंचाई विभाग के पास में और ना ही अन्य जो स्क्वायर सिटी के विभाग हैं, उन आपदा प्रबंधन विभाग के पास में कोई कार्य योजना नहीं है कि वर्तमान में जो पानी की स्थिति बनी है उसके कारण सरकार क्या करेगी। ये सरकार जो है पूरी तरह की कर्तव्य विमूढ़ है। इस सरकार के पास में ना कोई सोच है, ना ही इनकी नीति है, ना इनके पास में कोई नीयत है। ये मुझे लगता है कि सरकार ने 2500 रुपये की बात करके उसका भी वायलेशन किया है, झूठा वादा किया और किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। अभी ये स्थिति है कि अभी हम लोग विधानसभा में थे, कांग्रेस के विधायक भी इस बात को कह रहे थे कि पंप जो है वो शाम को 5 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। अगर सूखे की स्थिति, पानी नहीं गिर रहा है तो 24 घंटा किसानों के पंप को बिजली मिलनी चाहिए और किसानों को बिजली भी नहीं मिल रही है। तो एक तो पानी नहीं गिर रहा है, ऊपर से जो सिंचाई की व्यवस्था, पंप की व्यवस्था है वो भी पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। बिजली आ कम रही है, ज़्यादा रही है और इसलिए किसानों का जो भविष्य है इस वर्ष अंधकारमय हो गया है। और ये सरकार जो है ये सोई हुई है। इस सरकार को आंख बंद करके और काम, ये बहुत भयावह स्थिति है। छत्तीसगढ़ में 150 से ज़्यादा स्वामी आत्मानंद जी के नाम से अंग्रेजी स्कूलें खोली जा रही हैं, परंतु वहीं पर जो हिंदी स्कूलें चल रही हैं उसके बारे में सरकार का अभी कोई निर्णय नहीं है। मैंने कुछ अधिकारियों से भी बातचीत की कि उसके बारे में सरकार के क्या निर्देश हैं, तो उनके बारे में कोई निर्देश नहीं है। जो हिंदी स्कूलों के टीचर्स हैं उनको हटाया जा रहा है। मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में ऐसे 3 स्कूल हैं जिसमें 1-1 हज़ार से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। आज उनके बच्चों के माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सशंकित हैं। ये सरकार एक निर्णय लेती है और उस निर्णय के कारण बाकी लोग प्रभावित होते हैं और उनके बारे में सरकार कोई किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेती है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि हमारी मातृभाषा में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तरफ तो अंग्रेजी स्कूलों को 5 स्टार स्कूल बनाया जा रहा है, तो क्या हिंदी की स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनके साथ में दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है, उनके साथ में दोगला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, उन बच्चों के भविष्य को क्यों चौपट किया जा रहा है। और हिंदी स्कूलों में पढ़ने वाले जो अधिकांश बच्चे हैं वो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के हैं, वो गरीब तबके के बच्चे हैं। तो इस सरकार को गरीब तबके के बच्चों का, आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों का किसी भी प्रकार के उनके भविष्य की कोई चिंता नहीं है। क्योंकि जो अंग्रेजी स्कूलें खुलने वाली हैं उसमें सिर्फ 10,000 बच्चे पढ़ेंगे, परंतु जो हिंदी स्कूलें हैं उसमें 10 लाख बच्चे पढ़ते हैं। तो उन 10 लाख बच्चों के भविष्य की चिंता इस सरकार को नहीं है और ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। मैं तो चाहूँगा कि सरकार की स्पष्ट नीति आना चाहिए कि हिंदी स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, वहाँ पर पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनके भविष्य का क्या होगा, और उन बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार को आदेश जारी करना चाहिए कि वो स्कूलें बंद नहीं होंगी, वहाँ के टीचर्स को नहीं हटाया जाएगा, बल्कि हिंदी स्कूलों को भी, जिस प्रकार से अंग्रेजी स्कूलों को 5 स्टार बनाया जा रहा है, हिंदी की स्कूलों को भी बनाया जाएगा। इस प्रकार की निर्णय और घोषणा और उसका क्रियान्वयन राज्य सरकार को करना चाहिए। निश्चित रूप से मैंने अभी बातचीत की, बातचीत करने के बाद में मैंने जानकारी चाही कि हिंदी स्कूलों के बच्चों का क्या होगा, तो जो शिक्षा अधिकारी हैं वो कोई स्पष्ट जवाब देने की स्थिति में नहीं है
और इसके बारे में मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को और शिक्षा सचिव को हम पत्र लिखेंगे। और पत्र लिखने के बाद भी अगर उनको समझ में नहीं आता है, कोई निर्णय नहीं होता है, तो उसके बाद हम सड़कों की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, तो हम लड़ेंगे। धमतरी में भी बच्चे सड़क पर उतरे, बिलासपुर में भी बच्चे सड़क पर उतरे, अभनपुर में भी बच्चे सड़क पर उतरे। अगर छोटे छोटे बच्चों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है तो मैं सोचता हूँ इससे ज़्यादा सरकार के लिए शर्मनाक बात दूसरी नहीं हो सकती। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत हमेशा इस प्रकार के चिंतन शिविर, जिसमें पार्टी के संगठन के साथ साथ जो प्रदेश के अहम मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर में चर्चा होती है और साथ में हमने अपनी सरकार के समय पर जो अच्छे काम किए हैं उसके ऊपर में चर्चा होगी। और आने वाले समय पर चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होना चाहिए, इसके बारे में सबको सुझाव लिए जाएंगे और उसके आधार पर आगामी आने वाले चुनाव, जनता के दुख दर्द और जनता की समस्याओं को लेकर चर्चा होगी और चर्चा के आधार पर रणनीति बनाई जाएगी। अब हर चीज़ में कर्मचारी आपके हैं, संविदा में आपके यहाँ काम कर रहे हैं, डेली वेजेज में आपके यहाँ काम कर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 3 लाख से ज़्यादा संविदा कर्मचारी और डेली वेजेस कर्मचारी हैं। कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि इनको सबको रेगुलर किया जाएगा, इनका भविष्य संवारा जाएगा। और आज पूरे छत्तीसगढ़ में 5 लाख से ज़्यादा पद सरकारी कर्मचारियों के खाली पड़े हुए हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने की इन्होंने बात की थी, 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी। तो आज छत्तीसगढ़ का जो बेरोजगार युवक है, छत्तीसगढ़ के जो संविदा कर्मचारी हैं, छत्तीसगढ़ के जो डेली वेजेस के कर्मचारी हैं, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और कोरोना काल में तो डेली वेजेस के कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों को पेट भरने के लिए भी उनकी व्यवस्था नहीं हुई, उनके भूखे मरने की नौबत आ गई और उनमें बहुत बड़ा आक्रोश है। और इसको लेकर हमारा युवा मोर्चा लगातार आंदोलन कर रहा है, आने वाले समय पर भी हम करेंगे और ये पूरा वर्ग आने वाले समय पर कांग्रेस के खिलाफ में सड़कों पर उतरेगा, कांग्रेस का विरोध करेगा। देखिए, ये तो आने वाले समय पर मालूम पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी को किसी चेहरे की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता जो है वो इस लायक है कि वो चेहरा बन सकता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के माननीय हमारी राष्ट्रीय महामंत्री और प्रभारी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चेहरे पर नहीं, विकास पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, पूरे देश में सबसे बड़ी पॉपुलेशन किसी की है तो ओबीसी वर्ग की है और ओबीसी वर्ग में अभी तक जो ओबीसी का आरक्षण का फायदा है वो क्रीमी लेयर ने उठाया है। जो अन्य ओबीसी वर्ग है उसको जो इसका फायदा मिलना चाहिए वो फायदा नहीं मिला है। और अभी तक राज्य सरकारें ये बहाना ढूंढ लेती थी कि केंद्र सरकार हमको परमिशन नहीं दे रही है। अब तो केंद्र की सरकार ने नया कानून बनाकर राज्यों को अधिकार दे दिया है कि किनको किनको ओबीसी डिक्लेयर करना है और इसका फायदा अब राज्य सरकार को चाहिए कि अन्य ओबीसी वर्ग है जो आज भी विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ है उसके हित में निर्णय लेना चाहिए। और भूपेश बघेल की जो सरकार है वो खाली ओबीसी वर्ग को झुंझुना थमा रही है। 27% आरक्षण का उन्होंने विधेयक लाया, परंतु उस विधेयक को हाई कोर्ट में खुद ने ही चैलेंज करवा दिया और विधानसभा में किसी भी प्रकार का उसको कानून बनाने के लिए विधेयक नहीं लाया। तो भूपेश बघेल सरकार जो ओबीसी वर्ग है उसके साथ में विश्वासघात कर रही है और इसका बदला आने वाले समय पर ओबीसी वर्ग लेगा। इससे फायदा कम होगा, नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से इन जिलों को बनाया गया है उसके कारण असंतोष ज़्यादा है, उसके कारण लोगों में खुशी कम है। और ये जिले एक एक दो दो विधानसभा क्षेत्र के जिले हैं। तो हमें भी इस बात का अनुभव है कि हमने भी 8 जिले बनाए थे, परंतु उन जिलों का जो फ़ायदा होना चाहिए उन फायदे की बजाय नुकसान हो गया, क्योंकि ये तो एक अनाज 100 बीमार वाली कहावत है और वही चरितार्थ हो रही है कि और ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जो चाहते थे कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो चाहते थे कि उनको जिला बनाया जाए, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनको ब्लॉक बनाया जाए। ये सरकार ब्लॉक बनाने में तो फेल हो रही है, तहसील बनाने में फेल हो रही है और जिला बनाने की बात कर रही है। पहले उन ब्लॉकों को, जहाँ पर वो ब्लॉक ही नहीं है वो जिले बन जाएंगे, जहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो तहसील नहीं है वो जिले बन जाएंगे। तो पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हो उसके बारे में विचार करना चाहिए
और सरकार की जो आर्थिक हालत है, उस आर्थिक हालत में ऐसा नहीं लगता है कि उन जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर ये सरकार तैयार कर पाएगी। इसलिए इन जिलों का उनको नुकसान ज़्यादा होगा, फायदा नहीं होने वाला। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।